फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अपने घर को रेंट पे दिया है, लेकिन एक दिन आप अपने रेंटर के पास जाते हैं और उसे घर खाली करने को बोलते हैं। वो घर खाली नहीं करता है। फिर अगले कुछ दिनों में आप ये देखते हैं कि वो उस घर पे धीरे धीरे करके कब्ज़ा करना शुरू कर चुका है। आप उसे उस मोमेंट पे रोकते हैं, वो नहीं रुकता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में फिर से वो उस घर पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि आप उस घर में उसके मोहताज बन चुके हैं। बस ऐसी ही कुछ सिचुएशन इज़राइल और पैलेस्टीन के साथ हो चुकी है। ये मैप्स है इज़राइल और पैलेस्टीन का 1947 में, ये वाला 1967 में और ये वाला 2005 के बाद का। अब इन तीनों मैप को एक दूसरे के साइड में करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कैसे विद इन 100 साल के अंदर इस पूरे रीजन का मैप और डेमोग्राफी दोनों चेंज हो चुका है। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो इज़राइल 1947 से पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो आज के डेट में मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के बैठा हुआ है। मैं हूं दिवाकर नंद और आप मेरे साथ देख रहे हैं वाई इज़राइल ऑलवेज विन वॉर्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इज़राइल। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर और इज़राइल पैलेस्टीन के बॉर्डर में एक कॉमन चीज़ है, ब्रिटिशर्स। तो बात उस टाइम का है जब अलाइड फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 1 में इस रीजन को अपने अंडर लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ऑटोमन्स को हराने के लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए था सपोर्ट। तो एक दिन उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट को रिलीज किया जिसका नाम था बैल्फोर डिक्लेरेशन। बैल्फोर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने जूइश को प्रॉमिस किया कि उनका नेशनल होम पैलेस्टाइन में होने वाला है। बस बदले में जूइश को ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी थी ऑटोमन्स को हराने में, और हुआ भी ऐसा ही। जूइश ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की और अलाइड फोर्सेस उस रीजन को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है और ऑटोमन्स को हरा देती है। लेकिन ऐसा ही कुछ प्रॉमिस ब्रिटिशर्स अरब से भी करते हैं कि अरब्स उनकी मदद करें ऑटोमन्स को हराने में, और बदले में अरब्स को उनका फ्रीडम ग्रांट किया जाएगा। फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ जूइश यहाँ पे आते हैं और थोड़े थोड़े ज़मीन खरीदना स्टार्ट करते हैं। जब अरब्स इन सब चीज़ों को देखते हैं तो वो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, जिसको ब्रिटिशर्स दबा देते हैं। फर्दर ये वायलेंस कंटिन्यू ना हो, इसके लिए ब्रिटिशर्स जो जूइश आते थे यूरोप से या दूसरे जगह से, उस पर ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ब्रिटिशर्स के एक्शन को देखते हुए जूइश उल्टा ब्रिटिशर पे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अरब्स और जूइश के बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको थोड़ा सा इजी वे में टैकल किया जाए, लेकिन बात वहाँ पे आके अटकती थी जहाँ पे ना जूइश को और ना ही अरब्स को, दोनों पार्टी में से किसी को भी शर्तें मंजूर नहीं होती थी। बट 1948 आते आते तक ब्रिटिशर्स इस रीजन का सल्यूशन देने के बजाय इस रीजन से इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फाइनली 15 मई 1948 में स्टेट ऑफ इज़राइल को घोषित कर दिया जाता है। दी सिचुएशन। तो जब इज़राइल का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे यहूदियों की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी विथ कंपैरिजन टू अरब्स, वो काफ़ी कम हुआ करती थी। इनफैक्ट हमें ये भी देखना चाहिए कि ये वही टाइम था जहाँ पे नाज़ी जर्मनी में जूइश को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 एंड होते होते तक इन्हें ये चीज़ तो समझ में आ चुका था कि भाई ये हमारी सर्वाइवल की फ़ाइट होने वाली है। अब डेविड बेन गुरियन जो कि इज़राइल के फाउंडिंग फादर थे, वो ये देख चुके थे कि उनके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कमज़ोर रह के आप एक यहूदी देश अरब्स के बीच में बैठ के नहीं चला सकते। डेविड बेन गुरियन ने इज़राइल का फ्यूचर बचाने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम किए। एक तो इंटरनेशनल स्टेज पे इज़राइल को रिकॉग्निशन दिलवाने का, और दूसरा इज़राइल को अंदर से यूनाइट करने का। अमेरिका और सोवियत यूनियन इज़राइल को रिकॉग्नाइज करके उसे एक बूस्ट दे चुके थे। इनफैक्ट अरब वर्ल्ड को छोड़ के जितनी मेजॉरिटीज़ कंट्रीज़ थीं वो सब इज़राइल को रिकॉग्नाइज कर चुकी थी अभी तक। ये था पहला काम। और दूसरा, डेविड बेन गुरियन ने मिलिट्री कमांड को यूनिफाई करने के लिए जूइश मिलिशिया पे ही अटैक किया और उसे अपने यहाँ असिमिलेट कर लिया, जिससे जूइश मिलिट्री उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। इजरायलीज जानते थे कि ये उनके लिए करो या मरो वाला सिचुएशन होने वाला है,
तो अगर बाहर के एनिमीज़ को डिफीट करना है तो अंदर से अपने घर के मेंबर को भी यूनिफाई करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए बेन गुरियन ने अपने पॉलिटिकल करियर में एक सेंट्रिक अप्रोच को चूज़ किया था, जिससे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों को कंडेम करते हुए उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखा, बावजूद इसके कि उनकी सरकार एक कॉलिशन गवर्नमेंट में चल रही थी। 1952 से पहले तक इजराइल काफ़ी गरीब हुआ करता था, लेकिन जूइश चैरिटी और यूएसए से इंटरनेशनल एड्स मिलने की वजह से इजराइल ने अपने इकोनॉमी को संभाला। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हो या सॉफ्टवेयर, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में इजराइल ने अपने आप को साबित करके दिखाया था। और ये सब इकोनॉमिक अचीवमेंट्स इजराइल को तब मिली जब इजरायलीज़ ने अपने फॉरेन एड्स को और अपने हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को एडवांस यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च और डेवलपमेंट में सेंटर बना के उसे यूज़ किया। इसके अलावा इजराइल ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन पे भी काम किया जो इजराइल को एक शियर फोर्स बनाता है उस पर्टिकुलर रीजन में। और वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था? मोसाद। डेविड बेन गुरियन चाहते थे कि वो एक ऐसा सेंट्रल बॉडी बनाए जो इजरायली सिक्योरिटी सिस्टम का बैकबोन बने। मोसाद इजरायली आर्मी इंटेलिजेंस अमन और इंटरनेशनल सिक्योरिटी शिन बेत दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है, और इसी वजह से मोसाद सिर्फ इजरायली प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता है और किसी को नहीं। मोसाद ने इजराइल का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं जो शायद कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी कर ही ना पाए। इसके अलावा इजरायली मिलिट्री का भी इजराइल को एक फियर्स पावर बनाने में बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी को सही से अडेप्ट करना और उसे मैन पावर के साथ असिमिलेट करना, इजरायली मिलिट्री उसे बेखूबी निभाती है। हम सब ने आयरन डोम के बारे में तो सुन रखा है कि आयरन डोम कैसे इजराइल को मिसाइल अटैक से बचाता है, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो शायद इजराइल को एक जाइंट पावर हाउस बनाती हैं, जैसे द ट्रॉफी सिस्टम, जो इजरायली टैंक्स को 360 डिग्री में एंटी टैंक मिसाइल से प्रोटेक्ट करता है, जिससे इजरायली टैंक ऑलमोस्ट अनबीटेबल बन जाती हैं। इन सब टेक्नोलॉजीज़ में इजराइल ऐसे रोबोट्स को भी शामिल कर रहा है जिसे उसे मैन पावर का कम से कम लॉस हो। जैसे जैगुआर नाम का रोबोट आईडीएफ सोल्जर्स को वॉर प्रोन एरिया में रिप्लेस करके इजराइल को डेफिनेटली एक एडवांस मिलिट्री बनाता है। कंक्लूजन, हम अगर इजराइल और अरब वर्ल्ड्स के फीचर को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखें तो हमें यह बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है कि क्यों हमेशा वॉर इजरायलीज जीतते हैं, ना कि अरब। जहां इजराइल टेक्नोलॉजीज़, एजुकेशन और R&D को अपने मॉडर्न वॉरफेयर के साथ कंबाइन करता है, वहीं अरब्स एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को रखते हुए अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि क्यों इजराइल को हमेशा इस रीजन में एक अपर हैंड मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।